बेटा हम लोग पहुंचे कैपिटल गेन पे टैक्सेशन में। ये टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 5 है। पहले अच्छी तरह से एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर कैलकुलेशन बताऊंगा मैं। श्री समीर दलाल has sold his residential house on 15 October 2019। मैं रोज आपको बताता हूँ कि जो भी सेल की डेट होगी हमारी वो हमेशा प्रीवियस ईयर की होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 15 अक्टूबर 2009, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर ही आएगी 2019-20 में। फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹17,92,000, ये जो कंसिडरेशन है मतलब सेलिंग प्राइस 17,92,000। ही हैड बॉट दिस हाउस इन 1989। अब 1989 जो है वो 2001-2 से पहले आता है, 2001-2 से पहले आता है एट अ प्राइस ऑफ ₹2 लाख एंड इट्स फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज ₹3 लाख। तो अगर हमने कोई भी एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदा है, अगर हमने कोई भी एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदा है, तो हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर हम लोग लेते हैं जब हम लोग इंडेक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पे मोर वैल्यू 3 लाख है, तो 2 लाख हमारे काम का नहीं है, क्योंकि बड़ी वैल्यू 3 लाख है, जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे काम की है। Shri Dalal bought another residential house on 15 January 20 at a total price of ₹10 lakh, inclusive of 20,000 of documentation charges। ये नया घर खरीदा है श्री समीर दलाल ने। ये जो नया घर खरीदा है 10 लाख रुपए का, ये एग्जम्पशन में काम आएगा। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा हमारा, उसके बाद लेस एग्जम्पशन में ये 10 लाख रुपए काम आएगा। सीधी बात है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि 1989 में घर खरीदा था और 2019 में बेचा, तो लगभग ये 30 साल हो जाते हैं, 30 इयर्स। 1989 से लेकर 2019 तक अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स हो जाते हैं। डिटरमाइन द taxability of capital profit for the assessment year 2020-21, the cost inflation index for the financial year 2001-2 and 19-20 are 100 and 289। ये दोनों तो इंडेक्स नंबर हमको वैसे भी याद है। 2001-2 हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है, और 2019-20 हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर 289। इतने तो याद करके ही जाने। आगे बढ़ते हैं और देखें क्वेश्चन में आंसर में कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग में लिखेंगे कि हम लोग स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ श्री समीर दलाल। स्टेटस इक्वल टू इंडिविजुअल, रिटर्न इक्वल टू ओरिजिनल। स्टेटस इंडिविजुअल, रिटर्न ओरिजिनल। अब ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा 2019-20 है, असेसमेंट ईयर हमारा 2021 है। अब मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है कि सबसे पहले सेलिंग प्राइस आता है, उसके बाद 3 चीजें लेस होती है, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस और ट्रांसफर चार्जेस। उसके बाद आता है लेस में बी पॉइंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आज यहाँ पे आएगा एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 whichever is more। आज ऐसा आएगा क्योंकि हम लोगों ने जो घर खरीदा था वो 1/4/2001 से पहले खरीदा था, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब हम लोग निकालेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू whichever is more मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। तो इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल हमेशा वही होगा जो प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर है, और परचेज का इंडेक्स नंबर वो अलग अलग डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, जिस साल में परचेज किया हो। आगे फिर इसके बाद एक लेस सी पॉइंट भी होती है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसके बाद एक सी पॉइंट भी होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बट इस क्वेश्चन में नहीं है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद आता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बट इस क्वेश्चन में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है। इंप्रूवमेंट मतलब घर, जो हम लोगों ने घर बेचा उस पे फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर ऐसा कुछ बनवाया था, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बट इस क्वेश्चन में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर लेस एग्जम्पशन, फिर टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक एक करके, सबसे पहले मेरे को चाहिए सेलिंग प्राइस। तो जो हम लोगों ने पुराना घर बेचा वो 17,92,000 में बेचा था, ये रहा 17,92,000। तो पुराने घर का सेलिंग प्राइस मेरे को चाहिए सबसे पहले। यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में लिखूंगा मैं 17,92,000।
मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एसेट बेचा। यहाँ पे जो हम लोगों ने एसेट बेचा, एसेट सोल्ड इक्वल टू हाउस प्रॉपर्टी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जामिनेशन में काम आता है कि कौन सा एसेट बेचा उसके दाम ने कौन सा एसेट खरीदा। तो कौन सा एसेट बेचा उसके दाम ने कौन सा एसेट खरीदा, तो ये सब लिखना जरूरी होता है कि कौन सा एसेट बेचा, हाउस प्रॉपर्टी, कितने रुपए में बेचा, 17,92,000। आगे फिर लिखा हुआ है he had bought this house in 1989 at rupees 2 lakh but its fair market value on 1/4/2001 was rupees 3 lakh। तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट है 2 लाख बट फेयर मार्केट वैल्यू है 3 लाख। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3 लाख। तो जब मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन निकालूंगा तो मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन निकाल देना यहाँ पे लिखूंगा 3 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन निकाल देना मैं 3 लाख रुपीज लिखूंगा। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ऊपर हमेशा आएगा प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर। तो हमारा प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर है 289। प्रीवियस ईयर मतलब 2019-20, 19-20 का इंडेक्स नंबर 289। यहाँ पे 2 लाख और 3 लाख दोनों में से जो बड़ा हो। अगर हमने एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदा है तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज मोर, और अगर हमने एसेट 1/4/2001 के बाद खरीदा हो, अगर हमने कोई भी एसेट 1/4/2001 के बाद खरीदा हो तो एक्चुअल कॉस्ट, फिर फेयर मार्केट वैल्यू हमारे काम का नहीं है। बाद में खरीदा हो तो, पहले खरीदा हो तो व्हिचएवर इज मोर। तो यहाँ पे मोर वाली वैल्यू है 3 लाख, ऊपर हमेशा 289। आगे बढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, श्री दलाल बॉट अनदर हाउस on 15 January 2020 at a price of rupees 10 lakh including 20,000 documentation charges। ये 10 लाख जो है जो नया घर खरीदा है ये एग्जम्पशन में काम आएगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नीचे यहाँ पे आएगा लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 57। ये U/S मतलब अंडर सेक्शन 57। अब हमने जो नया घर खरीदा है वो खरीदा है 10 लाख रुपीस का, तो इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ न्यू हाउस। वैल्यू ऑफ न्यू हाउस ये है हमारा 10 लाख रुपीस, मतलब नया घर जो है हमारा 10 लाख रुपए का है। ये 10 लाख रुपए यहाँ पे एग्जम्पशन होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10 लाख। आगे चल के ये 10 लाख जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी, मुझे पता है, बट जब चेंज करेंगे तब रीजन के साथ बताऊंगा कि क्यों चेंज होगी। फिलहाल मैंने लिख दिया कि जितने रुपए का नया घर खरीदा 10 लाख उतना हमारा एग्जम्पशन हो जाएगा। आगे ये फायदा होता है फॉर्मेट पहले से ही बनाने का, तो जो अमाउंट जहां पे आएगी साथ साथ में लिखते जाएंगे। डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। फिर इंडेक्स नंबर दिए हुए, इंडेक्स नंबर दिए हुए 100 और 289। तो मैं ये बता रहा था आपको, ये फॉर्मेट किसी भी कैपिटल गेन के क्वेश्चन का फॉर्मेट हर एक ट्रांजेक्शन 2-2 लाइन छोड़ के पहले से ही लिख देना है। सेलिंग प्राइस पहले ही लिख देना है, लेस ABC पहले से ही लिख देना है, सारे कैलकुलेट मतलब फॉर्मेट फॉर्मूला सारे पहले ही लिख देने हैं। बाद में जैसे हमको सिर्फ अमाउंट्स फिलअप करनी हो, फॉर्मेट पूरा पहले ही लिख देना। तो मैंने सबसे पहले ये सेलिंग प्राइस लिखा 17,92,000 ये वाला, फिर मैंने फेयर मार्केट वैल्यू लिखा ये वाला 3 लाख, फिर ये 289 लिखा और फिर एग्जम्पशन की अमाउंट लिखी 10 लाख। बस बाकी मेरे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको सॉल्व कर दें। यहाँ पे 2 लाख और 3 लाख दोनों में से जो बड़ा था 3 लाख वो लिखा, मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय जिस साल में हमने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी उस साल का इंडेक्स नंबर। तो हमने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा था 1989 में, 1989 में कोई इंडेक्स नंबर थे ही नहीं। तो 1989 में अगर हमने खरीदा था तब कोई इंडेक्स नंबर थे ही नहीं, तो हम लोग इंडेक्स नंबर ले लेंगे 100, इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज ले लेंगे 100। ठीक है, ठीक है। अगर 1/4/2001 से पहले, अगर 1/4/2001 से पहले एसेट खरीदा है तो इंडेक्स नंबर आपको 100 ही लेना है, क्योंकि उसके पहले कोई इंडेक्स नंबर थे ही नहीं, राइट। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कितना आएगा, इक्वल टू 3 लाख, इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 100। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 100, तो हमारा आंसर आ गया 8,67,000। ओके, अब ऊपर से लेकर प्लस माइनस कर दें। सबसे पहले सेलिंग प्राइस 17,92,000 लेस ट्रांसफर चार्जेस और सेलिंग एक्सपेंसेस 0। सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो 0। अगर सेलिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज में दिया हो, सपोज करो 1%, सपोज करो सेलिंग एक्सपेंस परसेंटेज में दिया हो 1%, तो ये जो 17,92,000 है इसका 1%।
अगर परसेंटेज में दिया हो तो द परसेंटेज ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस शुड बी कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। नोट कर लेना, कहीं पे भी ये नोट लिख लेना, द परसेंटेज ऑफ selling expenses should be calculated on selling price। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको सेलिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज में दिया हो तो सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज निकालना। सपोज 1%, तो 17,92,000 का 1%, 17,920। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। फिर ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8,67,000। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इस क्वेश्चन में नहीं था तो 0। अब आउटर कॉलम में आएगा ये वाला 0 एक्सपेंसेस वाला, और ये वाला 8,67,000 और ये 0 और 867 और 0, तो टोटल 8,67,000। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्वल टू 17,92,000 माइनस 8,67,000, मतलब ABC का टोटल। तो 1792 माइनस 867, तो ये आएगा 9,25,000। इसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 9,25,000 आ गया। इसके बाद हमको एग्जम्पशन माइनस करना है, लेकिन एग्जम्पशन है हमारा 10 लाख रुपए। दिमाग लगाओ, कभी भी जो हमारा प्रॉफिट है, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये हमारा प्रॉफिट है, और ये 10 लाख रुपए जो है ये हमारा एग्जम्पशन है। तो कभी भी हमारा एग्जम्पशन जो है वो प्रॉफिट से या इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। जो भी हमारा एग्जम्पशन है वो प्रॉफिट से या इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। हम मैक्सिमम उतना ही एग्जम्प्ट कर सकते हैं जितनी हमारी इनकम है। मतलब हम मैक्सिमम 9,25,000 ही एग्जम्प्ट कर सकते हैं। रूल ये है कि exemption cannot be more than income। exemption cannot be more than income, मतलब अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए 9,25,000 है तो आप मैक्सिमम 9,25,000 ही एग्जम्प्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा एग्जम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो चाहे हमने घर खरीदा है 10 लाख रुपए का, लेकिन हमारा एग्जम्पशन होगा 9,25,000 का, क्योंकि हमारी इनकम ही 9,25,000 है, तो हम उससे ज्यादा एग्जम्पशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितना इनकम है 9,25,000, वो सारा का सारा 9,25,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा। बाकी बचा टैक्सेबल 0, बाकी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 आएगा। ठीक है, चलो ये आंसर कंप्लीट हो गया। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं और डिटेल बताऊं मैं आपको। एक बार मैं स्क्रॉल कर दूं, एक और पॉइंट बता दूं। ये मेरा नंबर है बेटा, कभी भी कुछ भी सीखना हो, कोई भी चैप्टर, फोन कॉल, SMS, व्हाट्सएप, यही मेरा नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप करना मेरे को। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है हमारा। अब मैं जो रूल आपको बता रहा था, ये एग्जम्पशन के रूल्स में आएगा। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 57 क्या होता है? एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 57 होता है कि अगर हमने बेचा हो घर और खरीदा भी घर हो, मैं इसको ऐसे बोलता हूं घर के सामने घर। अगर एक घर बेचा, उसके सामने एक घर खरीदा, तो जितने रुपए का नया घर खरीदा 10 लाख रुपए का, उतना हमको एग्जम्पशन मिलता है, उतना हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस हो जाएगा। तो रूल ये है सेक्शन 57 का कि जो एसेट बेचा है वो भी घर होना चाहिए, जो एसेट खरीदा है वो भी घर होना चाहिए। इसके अंदर और बहुत सारे रूल्स हैं जिसका मैं और अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा थियरी वाले पेजेस में। आपको मालूम है मैं हमेशा रूल्स वाले पेजेस अलग सिखाता हूँ, सम्स वाले पेजेस अलग। ठीक है, और एग्जाम में हमको काम आते हैं रूल्स वाले पेजेस। एग्जाम में यही नंबर्स थोड़ी आएंगे, नंबर्स तो कोई और आएंगे। तो क्या काम आता है हमको? रूल्स काम आते हैं। तो ये जो एग्जम्पशन के रूल्स हैं, कैपिटल गेन चैप्टर में एग्जम्पशन के रूल्स हैं, उसका मैं अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और थियरी वाले पेजेस में डाल दूंगा। ठीक है, तो 57 क्या होता है कि बेचा भी घर और खरीदा भी घर। अगर बेचा भी घर
उसके सामने खरीदा भी घर, तो जितने रुपए का नया घर खरीदा उतना रुपया एग्जम्पशन, उतनी अमाउंट एग्जम्पशन हमको मिलती है 9,25,000। मतलब एक्चुअली हमको एग्जम्पशन 10 लाख रुपए मिलने वाला था, लेकिन हमारा कैपिटल गेन ही 9,25,000 है। सपोज करो यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,25,000 होता। सपोज करो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,25,000 होता, फिर हमने नया घर खरीदा 10 लाख रुपीस का। सपोज हमारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 10,25,000 और हमारा नया घर है 10 लाख रुपीस का, तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाती है 25,000। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है 25,000। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है। हम मैक्सिमम कितना एग्जम्पशन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, जितने रुपए का नया घर खरीदा। तो अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,25,000 है, उसमें 10 लाख का नया घर माइनस हो जाएगा, बाकी 25,000 टैक्सेबल। और अगर हमारी इनकम ही 9,25,000 है, तो हम मैक्सिमम एग्जम्प्ट 9,25,000 ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा एग्जम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम, ये जैसे मैंने यहाँ पे रूल बताया आपको, एग्जम्पशन कैन नॉट बी मोर देन इनकम। एग्जम्पशन कैन बी लेस और इक्वल टू इनकम। मतलब एग्जम्पशन जो है वो इनकम से कम हो सकता है, इनकम के इक्वल हो सकता है, बट इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है एग्जम्पशन। ठीक है, किसी भी चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं, जिंदगी भर कोई भी चैप्टर हो, कोई भी हेड ऑफ इनकम हो, हम चैप्टर बोलते हैं, कोई भी हेड ऑफ इनकम हो, इनकम से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं हो सकता। अब लिख लेना अच्छी तरह बेटा, ये मेन स्टेटमेंट है जिसकी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लिखो सब लोग अच्छी तरह। लिखोगे तो याद रहेगा बेटा, एक नोटबुक लो, पेन लो, लिखना शुरू करो। मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूं, लिखोगे तो याद रहेगा। नोट्स बनाओ।